तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में सीखने वाले हैं गुणनखंड तथा गुणज, यानी फैक्टर और मल्टीपल्स के अबाउट सीखने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि ये गुणनखंड क्या होता है और ये मल्टीपल्स गुणज क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं गुणनखंड को। ये गुणनखंड होता क्या है और कैसे निकालते हैं। गुणनखंड, जिसको हम लोग फैक्टर भी बोलते हैं, इसका सिंपल मतलब यही होता है कि कोई एक दिया गया नंबर किन किन नंबर के टेबल में आता है, किन किन नंबर के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक दिया गया नंबर किन किन संख्याओं से विभाजित हो रहा है। मतलब दी गई संख्या किस किस संख्या से विभाजित है, किस किस संख्या से पूरी तरह विभाजित होती है, संख्या से पूरी तरह विभाजित है या विभाज्य है। विभाज्य का मतलब यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि दी गई संख्या किन किन नंबर से completely divisible है। It means a given number is divisible by which numbers। तो हम लोग यहाँ पर यही चेक करने वाले हैं। जैसे हम लोग इसमें एक एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है और उसके क्या क्या फैक्टर होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया सपोज दैट 12, एक छोटा सा एग्जांपल अभी लिया है और इसके हम गुणनखंड निकालना चाह रहे हैं। 12 के गुणनखंड कौन से होंगे, इसके गुणनखंड ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 12 नंबर किन किन नंबरों से कम्प्लीटली डिविजिबल है। मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगा। एक तो तरीका डायरेक्ट यही है कि हम 12 नंबर देख लें किन किन नंबर के टेबल में आती हैं। जैसे हमको पता है कि कोई भी संख्या दी गई हो, कोई भी नंबर दिया हो, उसके दो फैक्टर तो होते ही हैं, दो गुणनखंड तो होते ही हैं। दो नंबर के टेबल में वो हमेशा आता है। एक तो उसका 12 होता है और एक 1 होता है। इन दोनों नंबर के टेबल में तो वो नंबर आता ही आता है हमेशा। तो यहाँ पर हम 12 के फैक्टर लिखेंगे 1 × 12, यानी 1 के टेबल में 12 टाइम्स आता है। और ऐसे ही 2 के टेबल में देखें तो 2 × 6 = 12, 3 के टेबल में देखें तो 3 × 4 = 12। और अब नहीं मिलेंगे दोस्तों। इसकी पहचान यही है कि जब यहाँ के फैक्टर, यानी जब हम टेबल पढ़ रहे हों, तो जब दो करीबी नंबर मिल जाएंगे, दो नियरेस्ट नंबर मिल जाएंगे, तो समझ जाना कि यहाँ पर इसके बाद कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो अब 12 के अगर गुणनखंड हमको लिखने हैं तो इसमें सब नंबर लिख दो, सारे नंबर लिख दो जितने भी इसमें दिख रहे हैं। इसमें जितने भी नंबर दिख रहे हैं सारे के सारे नंबर लिख देंगे। तो 12 के गुणनखंड कौन सा हुआ, 1 होगा, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। तो ये हमारे हो गए इसके गुणनखंड। तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे दोस्तों। आई होप कि ये बात तो आपको समझ में आई होगी। चलिए हम एक लेते हैं बड़ा एग्जाम्पल और फिर उस पर वेरीफाई करते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने एग्जाम्पल लिया इस बार मैंने एग्जाम्पल लिया थोड़ा सा बड़ा। मैंने एग्जाम्पल ले लिया 36 और इसके गुणनखंड चाहिए मुझे, यानी इसके फैक्टर कौन कौन से हैं ये फाइंड करना है। इसके फैक्टर मुझे चेक करने हैं कि कौन कौन से इसके फैक्टर होंगे। चलिए चेक करते हैं दोस्तों। तो 36 को हम चेक करेंगे। ये जो 36 है ये किन किन नंबर के टेबल में आ रहा है। एक तो 1 नंबर के टेबल में ये आता ही है 136 टाइम, तो 1 तो हो गई होगा। दूसरा अगर देखें तो 2 के टेबल में आएगा, क्योंकि 36 इवन नंबर है, 2 के टेबल में आएगा। 2 18 बोलो या 18 2 बोलो, एक ही बात है। फिर 36 3 के भी टेबल में आएगा, 3 12 मीन्स 12 3 36। अब ये 4 के टेबल में भी आएगा, 4 9 36।
फिर 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 6 6 या 36। अब ये दोनों नंबर दोस्तों नियरेस्ट नंबर मिल जाए या सेम सेम मिल जाए, इट मीन्स यहीं पर फैक्टर रुक जाएंगे। अब तो 36 के जो फैक्टर आएंगे, गुणनखंड आएंगे, वो कौन कौन से होंगे? 36 के गुणनखंड। हम लोग कैसे लिखते हैं इनके आंसर्स को ये भी देख लेते हैं। यहाँ से आपको इधर से चलना है इस डायरेक्शन में, सारे नोट करने हैं, और नोट होने के बाद इधर से फिर हमको इस डायरेक्शन में जाना है और सारे नंबर नोट करने हैं। तो इस बेस पर जब हम लिखेंगे तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 4 6 9 12 18 एंड 36। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36। तो ये 36 के फैक्टर हैं सारे, यही हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर उस पर देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल लिया 81। 81 के गुणनखंड मुझे चेक करना है कौन कौन से होंगे। तो गुणनखंड मतलब फैक्टर की बात चल रही है, और हम लोगों को जब फैक्टर फाइंड करने होते हैं तो अच्छे से सीख चुके हैं कि फैक्टर वही होंगे जिन नंबर के टेबल में ये आता होगा, जिन भी नंबर्स के टेबल में 81 आएगा। तो जैसे सपोज दैट हम चेक करते हैं तो हमको पता है ये 81 किन किन नंबर के टेबल में आएगा। एक तो 1 के टेबल में आएगा ही, क्योंकि 1 के टेबल में हर एक नंबर आता है। इसका मतलब यहाँ से दोस्तों सीख लेने वाली बात ये है कि किसी भी संख्या का 2 फैक्टर हमेशा होते हैं। यानी संख्या जो हमको दी जाएगी, संख्या के 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड सदैव होते हैं, सदैव होते ही हैं। और वो कौन कौन से 2 होते हैं? एक तो स्वयं संख्या, स्वयं वह संख्या होगी, तथा दूसरा जो होगा, तथा दूसरा गुणनखंड वो 1 होगा। 1 यानी एक स्वयं संख्या होगी, एक 1। ये 2 गुणनखंड होते ही होते हैं हर एक संख्या के। तो हम लोग अब यहाँ सीखने वाले हैं 81 के फैक्टर। मैंने देखा कि 81 के ही टेबल में आता है। अब 81 ऑड नंबर है, तो यहाँ पर 81 2 के टेबल में नहीं आएगा, 81 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में आता है, कितनी बार आता है अगर हमको पता करना हो तो कैसे करेंगे? हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करते हैं 81 को, अपने आप पता चल जाएगा कितनी बार में। तो 3 2 जा 6 हुआ, ये 2 बचा, इधर से 1 नोट हो गया, 3 7 जा 21। तो इट मीन्स 27 टाइम्स आएगा। तो 3 × 27। फिर उसके बाद आगे अब ये नंबर किस टेबल में आएगा? 4 में नहीं आएगा क्योंकि ऑड नंबर है, 5 में भी नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं, 9 में आएगा। अब 9 9 जा 81। बस हमारे ये दोनों नियरेस्ट नंबर मिल गए, ये सेम सेम मिल गए, बस यहीं पर रुक जाएंगे। तो इससे ये पता चला कि 81 के जो गुणनखंड होंगे, के गुणनखंड वो कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा, एक 3 होगा, एक 9 होगा, एक 27 होगा और एक 81 होगा। ये हमारे फैक्टर होंगे। चलिए एक इस बार बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं और उस पर चेक करते हैं। जैसे मैंने इस बार एक नंबर लिया एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज दैट मैंने नंबर लिया 144। 144 के गुणनखंड, इसके गुणनखंड फाइंड करने हमको। गुणनखंड मतलब दोस्तों फैक्टर। तो इसके जब हम फैक्टर फाइंड करेंगे तो हम फिर से वहीं चेक करेंगे कि 144 किन किन नंबर्स के टेबल में आता है। तो हमको पता है कि 144, एक तो ये 1 नंबर के टेबल में आएगा ही आएगा, 1 × 144। फिर ये इवन नंबर है तो 2 के टेबल में भी आएगा, 2 × 72 टाइम्स। अच्छा, ये गुणनखंड निकालने के लिए, यहाँ टेबल चेक करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 से लेके 20 तक तो टेबल आने ही आने चाहिए। और हो सके तो आप 1 से लेके 2 से लेके 1 या 2 से लेके 30 तक नंबर्स के स्क्वायर भी याद कर लें, तो ये आपके कैलकुलेशन को और ईजी बना देंगे। तो हमने देखा 144 के फैक्टर 1 × 44, 2 × 72, और ये नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है डिजिट का सम
3 या 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये 3 के टेबल में भी डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में अगर डिवाइड करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, 48 टाइम्स। अब इस नंबर को 4 से चेक करें तो 4 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, और 4 से जब डिवाइड होगा ये तो ये 36 आएगा। फिर अब ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 6 इंटू 6 के टेबल में कितनी बार में आता है ये 24 टाइम्स आता है। अब 7 से चेक करेंगे तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है, ये चेक करेंगे हम लोग, नहीं है डिविजिबल। 8 से चेक करेंगे तो 8 1 जा 8, 664 8 से हो जाएगा। तो 8 की टेबल में 8 1 जा 8 बचा 664, 8 8 जा 64। उसके बाद अब हम 9 से चेक करेंगे, 9 से भी हो जाएगा। 9 इंटू 16, 16 9 जा 144। उसके बाद हम लोग 10 से चेक करेंगे, 10 से डिवाइड होगा नहीं। 11 से चेक करेंगे, 11 से भी नहीं होगा। फिर ये 12 से हो जाएगा, 12 12 जा 144। तो दोस्तों यहाँ पर ये नियरेस्ट नंबर हम लोगों को यहाँ मिल चुके हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जब ये नियरेस्ट नंबर मिल जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर फैक्टर लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं 144 के गुणनखंड जो आएंगे वो कौन कौन से होंगे, हमें इन्हीं सारे नंबर्स को नोट डाउन करेंगे। इन्हीं सारे नंबर को एक बार इस सीक्वेंस में और फिर एक बार इस सीक्वेंस में, सारे के सारे नंबर। तो ये 1 भी हो जाएगा, 2 3 4 6 8 9 12, और उसके बाद जो डिजिट रिपीट करेगी, जो नंबर रिपीट करेगा उसको 2 बार नहीं लिखना है। तो 12 हो गया, अगेन 16 18 24 24 के बाद 36 48 72 एंड लास्ट में 144। तो ये हमारे इतने सारे हो गए 144 के फैक्टर्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये गुणनखंड समझ में आया। अब हम लोग गुणनखंड से जुड़े हुए 3 चीज़ें और सीखेंगे, गुणनखंड से ही रिलेटेड हैं, तो हम लोग उनको भी सीखते हैं। होता क्या है, कोई अगर आपको एक संख्या दी है, ये सपोज दैट आपको कोई एक नंबर दिया हुआ है, और अगर ये कोई नंबर दिया है तो इनके गुणनखंड 3 तरीके से निकलते हैं। एक गुणनखंड जो निकलेगा वो हमारा सम गुणनखंडों की बात करता है, यानी सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, इसको हम कहते हैं इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स निकालने होंगे। एक होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। और उसके बाद तीसरा जो हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, उसको हम लोग कह सकते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा जो टर्म होता है वो होता है विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, यानी इसमें विषम गुणनखंड कितने होंगे, जिनको हम कहते हैं ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स। ये तो हम लोग ये 3 टर्म निकालने वाले हैं। बेसिकली अगर आप याद रखना चाहें तो इनका एक फार्मूला भी याद रख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, फार्मूला इनका क्या है, अगर इनका फार्मूला हम सीखना चाहें तो इनके फार्मूले में थोड़ा सा चेंजमेंट है। जैसे देखिए हम लोग कैसे करते हैं, अगर सपोज दैट कोई एक नंबर दिया है, ये कोई एक नंबर है एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई संख्या दी है और उसके हम निकालेंगे जब गुणनखंड, जब हम उसके टोटल गुणनखंड निकालेंगे तो वो आएंगे गुणनखंड हमेशा प्राइम नंबर के टर्म में, यानी a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r
और ऐसे ही आगे भी हो सकते हैं। बट इसमें याद रखना है कि जो ABC होते हैं, जो ABC हैं, ये याद रखने वाली बात है, A, B एंड C, ये जो 3 हैं ये हमारे अभाज्य होंगे, अभाज्य नंबर, ये अभाज्य संख्याएं होंगी। अगर ऐसा बनता है तो अब हम देख सकते हैं कि फार्मूला हमारा क्या बनेगा फाइनली। तो हमारा फार्मूला क्या बनता है, पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं जो अभाज्य गुणनखंड बन के आएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, ये जो पावर होती हैं इनकी पावर +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स P+1 इंटू Q+1 इंटू में R+1। यानी अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो आप इन पावर्स में एक प्लस करके तब मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे ही अगर सम गुणनखंड निकालना है तो यहाँ पर जो ए प्राइम नंबर होंगे उसमें जो 2 की पावर होगा, क्योंकि सपोज दैट 2 भी तो हमारा एक प्राइम नंबर होता है, तो इसका मतलब ये है हमारा कि यहाँ एक कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा जो 2 की पावर में आएगा। बस 2 ही की पावर हमको छोड़ देनी है। और जब हम 2 की पावर छोड़ देते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ a हमारा 2 हो, ये a हमारा 2 के फॉर्म में हो, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r डैश डैश डैश, ऐसे इस फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या करेंगे, जो हमारा 2 की पावर होगी, जो हमारी 2 की पावर होती है वो सेम रहेगी p, और इसके साथ में जितनी भी अदर पावर हैं उनमें +1 करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो p सिंगल रहेगा इंटू Q+1 इंटू R+1। अभी हम लोग दोस्तों क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे तब पता चल जाएगा ये चीज़। लेकिन जब हमको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो विषम गुणनखंडों की संख्या में हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर को बिल्कुल छोड़ देंगे, इस 2 की पावर को बिल्कुल छोड़ देंगे। जो Q और R बचेंगी पावर, इनमें +1 करके मल्टीप्लाई करेंगे, Q+1 इंटू में R+1। तो बेसिकली हमारे ये 3 फार्मूले बन के आते हैं। एक ये सम गुणनखंडों की संख्या निकालना, दूसरा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, और तीसरा विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो 3 टाइप से हम ये और सीखते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं दोस्तों। जैसे सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिया, और मैंने एक एग्जांपल लिया, बोला 36 हमारा नंबर है। इसके पहले हम गुणनखंड निकालेंगे जिसको हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। तो हमको पता है 36 के प्राइम फैक्टर अगर मुझे निकालने हैं तो 36 के प्राइम फैक्टर हम ऐसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 18 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड होगा। इसका मतलब ये होगा कि 36 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। लेकिन हम इसको और सिंपल करके लिखें तो 2 की पावर 2 लिखेंगे इंटू 3 की पावर भी 2 लिखेंगे। अब दोस्तों आप लोग याद करिए कि जब मैं फार्मूला बता रहा था तो वहाँ पर इन बेस नंबर को मैं ABC बोल रहा था, ऊपर पावर वालों को PQR बोल रहा था। अब यहाँ से अगर सपोज दैट पहला आपको निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, यानी इसमें सम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंडों की संख्या। तो इसका फार्मूला मैंने आपको लिखाया था P इंटू Q+1 इंटू R+1। इट मीन्स P इंटू Q+1 और इंटू में R+1। हम लोग इसमें वैल्यू रख देंगे। ये PQR क्या था, ये जो पावर होती हैं। अब यहाँ पर 2 ही टर्म है तो P और Q सिर्फ कंसीडर होंगे। तो P हमारा 2 है इंटू Q भी हमारा 2 ही है तो 2+1। अब हम इसको स्किप कर देंगे क्योंकि ये तीसरा टर्म है ही नहीं। तो ये हो गया 2 इंटू 2+1 3 होता है, तो 3 2 जा हो गया 6, यानी 6 हमारे सम गुणनखंडों की संख्या आ गई। अब उसके बाद हम लोग जो दूसरा निकालेंगे, अच्छा ठीक है, सपोज दैट हम सम गुणनखंड अगर देखना भी चाहें इसमें कौन कौन से होंगे, तो हमको पता है 36 के गुणनखंड होते कौन कौन से हैं। 36 के जो फैक्टर होते हैं आपको पता है 1 होता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा,
10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, और उसके बाद 12 के बाद डायरेक्टली 13, 14 ना होके 15 ना होके 16, 16 भी नहीं 17, 18 हो जाएगा, और 18 के बाद लास्ट में 36 हो जाएगा। ये हमारे पास टोटल गुणनखंड आ गए। अब इसमें आप चेक करना चाहें तो चेक कर लें सम गुणनखंड कितने हैं। तो सम एक ये 2 है, एक ये 4 है, एक ये 6 है। तो दोस्तों हम लोग देख लिए यहाँ 36 नंबर में जो सम गुणनखंडों की संख्या आई, सम गुणनखंडों की संख्या 6 आई, और इसी बेस पर 6 इसमें हमको गुणनखंड मिल भी रहे हैं। 1, 2, 3, ये भी सम है, ये भी सम संख्या, और ये भी सम संख्या। तो टोटल 6 सम गुणज आ गए हमारे। अब इसी पर हम लोग इसी एग्जाम्पल को लेके विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद हम लोग लास्ट एक और देखेंगे इसका पार्ट। जैसे मैंने कहा इस बार एग्जाम्पल मैंने बोला 36 के विषम गुणनखंडों की संख्या निकालो। विषम गुणनखंडों की संख्या ये निकालना है, मतलब ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 36, ये हम लोगों को निकालना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हमको पता है हम 36 के पहले फैक्टर करते हैं, और 36 के फैक्टर पहले ये 2 से डिवाइड होगा 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। इट मीन्स 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ये हम लोगों ने अभी देखा है पीछे जब निकाले थे। अब हमको इस बार निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो जो विषम गुणनखंडों की संख्या आती है, इसलिए जो विषम गुणनखंड होंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ये जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग पीछे फार्मूला देखे थे, जब भी विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है तो ये 2 वाला नंबर पूरा छोड़ दिया जाता है, ये पूरा का पूरा स्किप किया जाता है, ये पूरा 2 की पावर वाला टर्म पूरा स्किप किया जाता है। तो हमारे पास फार्मूला क्या बना था अभी, Q+1 इंटू R+1। तो अभी इस बेस पर अगर हम देखें तो हमारा Q की वैल्यू ये है 2, ये 2 जो है ये Q है, और R वाला टर्म है ही नहीं, तो हमारे पास केवल विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी Q+1, और Q की वैल्यू अगर यहाँ पर हम 2 पुट कर दें तो 2+1 मतलब ये हो गया 3। तो 3 गुणनखंड आ गए विषम गुणनखंड। तो 3 हमारे विषम गुणनखंड हो गए। और अगर इसी बेस पर हमको निकालना है कुल अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो अभाज्य गुणनखंड ये कैसे निकालते हैं, हमको पता है जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आती है की संख्या, इसका फार्मूला हम लोग पढ़े थे P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1। R वो तब आता है जब हमारे पास 3 टर्म हो, अभी 1 2 ही टर्म है तो 2 ही रखेंगे हम। तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में, हमारे पास P है हमारा 2 और Q है हमारा 2, तो दोनों ही 2 2 हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे वो हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसमें निकलेगा 2+1 इंटू 2+1, तो ऐसे ही हो गया 3, और इंटू ये भी 3 हो गया, तो 3 3 जा 9 होना चाहिए। अब हम लोग मिला ले रहे हैं, इसको मैच किए ले रहे हैं कि कहाँ हमारा 9 हो रहा है। तो जैसे हमको पता है 36 के जो फैक्टर्स आते हैं, तो 36 के फैक्टर आते कौन कौन से हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 भी होता है, 7 8 9 होता है, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 होता है, फिर हमारा डायरेक्टली 18 होता है, और फिर 36 होता है। तो अगर अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल अभाज्य गुणनखंड 9 हो गए। ठीक है, पता चला ये 9 हो गए। उसके बाद सम वाला हम पीछे मिला ही चुके थे। विषम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड 3 है, तो विषम गुणनखंड एक ये 1 है, एक ये 3 है, और एक हमारा ये 9 है।
तो 3 हमारे विषम गुणनखंड हो गए। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो हम लोग लेते हैं एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने इस बार एग्जाम्पल लिया है, सपोज़ दैट मैंने एग्जाम्पल ले लिया इस बार, सपोज़ दैट 2550 ये नंबर ले लिया। इसके हमको गुणनखंड निकालने हैं। एक तो इस नंबर के सम गुणनखंड निकालने हैं। सम गुणनखंड कितने होंगे, यहाँ पे एक विषम निकालना है, सम गुणनखंड, फिर विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, यानी विषम कितने गुणनखंड होंगे, और उसके बाद हमको एक तीसरा निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग चलो सपोज दैट ले रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग एक क्वेश्चन पर ये तीनों अप्लाई करके देख रहे हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ है इसके हम फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर जब हम करते हैं 2550, इसके जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। उसके बाद अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 3 से हो रहा है, तो 3 से करेंगे डिवाइड। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, ये हो गया। अब ये हमारा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से होगा। तो 5 8 ज़ा 40, 2 बचा 25, 5 5 ज़ा 25, फिर ये 5 से ही होगा तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अभी 17 नंबर आ गया, 17 प्राइम नंबर है तो 17 से ही डिवाइड होगा, ये आ गया हमारे पास। तो इस बेस पर हम देख सकते हैं ये जो हमारा नंबर आया है, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 3 एक बार है तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 5 2 टाइम है तो 5 की पावर 2 और इंटू 17 एक बार है तो 17 पावर 1। अब हम लोगों को सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, जब सम गुणनखंडों की संख्या है तो जो 2 ये सम नंबर है, इवन नंबर है, इसकी पावर सेम ही रखते हैं, मतलब p और इंटू में q प्लस 1 इंटू में r प्लस 1। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 फैक्टर हैं तो ये नंबर बढ़ जाएंगे, p q r s भी ले लेते हैं तो s प्लस 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो p की वैल्यू मतलब ये सारी पावर्स हैं, p की वैल्यू 1 है इंटू q की वैल्यू भी 1 है प्लस 1 इंटू r की वैल्यू 2 है प्लस 1 इंटू s की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास फाइनली आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 प्लस 1 3 इंटू 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 12, यानी जो सम गुणनखंड आएंगे वो 12 होंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या देखें, हम लोग जब विषम गुणनखंडों की संख्या का फार्मूला देख रहे थे तो उसमें हम लोग 2 वाला टर्म ही छोड़ दे रहे थे। इसका मतलब q प्लस 1 से शुरू हो रहा था, q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 और आगे एक और बढ़ गया टर्म तो s प्लस 1। तो अब हमारे पास q की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 हो गया। ये p है, ये q, ये r, ये s, तो p तो q तो हो गया, r है 2 तो 2 प्लस 1 और इंटू s है 1 तो 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास अभी नंबर हो गया 1 प्लस 1 2 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 1 प्लस 1 2, 2 2 जा 4 3 जा 12, ये भी आंसर हमारा 12 ही आ गया, ये 12 हो गया। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने का हम लोग फार्मूला पढ़े थे, जब भी अभाज्य निकालना हो तो सब p q r s जितने भी हैं सबकी पावर प्लस 1 कर देनी है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1 और इंटू में s प्लस 1। वैल्यू रख देते हैं, p 1 है, q की 1 है, r 2 है, s 1 है, तो 1 प्लस 1 अगेन 1 प्लस 1 अगेन r है 2 तो 2 प्लस 1 और s भी है 1 तो 1 प्लस 1। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया इंटू 1 प्लस 1 2 हो गया इंटू 2 प्लस 1 3 हो गया इंटू 1 प्लस 1 2 हो गया। इनको हम फाइनली अगर मल्टीप्लाई करते हैं
2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 हो गया। तो बात भी सही है, हमारा हमको पता चला क्या, जो सम गुणनखंड है और जो विषम गुणनखंड है वही तो मिलके टोटल गुणनखंड होते हैं। तो ये चीज़ निकल के आई। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक नया फार्मूला निकल के आया। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे थे हमसे, अगर हमसे पूछता है कुल गुणनखंडों की संख्या, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला आ गया है, देखते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या इसी में देखते हैं दोस्तों। अगर हमसे पूछते कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो जैसे हम पावर अभी पी क्यू आर पढ़ रहे थे फार्मूले में, तो वैसे ही यहाँ पर क्या कर देना है, हमको सारी पावर प्लस कर लेनी, बस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस अगर और भी आगे हैं तो हम ऐसे ही प्लस कर लेंगे, यही हमारे कुल गुणनखंड हो जाएंगे। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन पर, और उस पर अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है और क्या मिलता है आंसर। चलिए दोस्तों, अभी एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे इसमें। अगर हमसे पूछ देता है अभाज्य गुणनखंडों का योग, अगर हमसे पूछ दे, अगर कोई नंबर दिया है, उस नंबर के गुणनखंड हों और हमसे पूछ दे कि गुणनखंडों का योग कितना होगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाले टर्म हैं, तो इनको आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पर अब हम लोगों को नई चीज़ सीखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग जैसे हमने सपोज़ किया यहाँ पे कि हमारे पास कोई एक संख्या n नंबर है। सपोज़ कर लो, माना, सपोज़ मतलब माना, मान लिया, माना कोई संख्या n है, तब फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों, इसको देखते हैं। तब सपोज दैट n अगर नंबर होगा तो n इक्वल्स टू, हम n के पहले फैक्टर लिखते हैं, तो सपोज दैट फैक्टर जो भी आएंगे वो a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r, और ऐसे ही ये आते रहेंगे। हो सकता है 3 टर्म आए, 2 टर्म में आए, या हो सकता है कि एक ही टर्म में आए, या 4 टर्म में भी हो सकता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे फार्मूले से अप्लाई करेंगे। तो हमारा ये मेन बेसिक फार्मूला अभी ये आया कि फैक्टर फॉर्म में। अब कुल गुणनखंड अगर मुझे निकालना होगा तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड या हम इसको बोलते हैं गुणनखंडों का योग। माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा गलत हो गया। अब हमको यहाँ पर निकालना है, सपोज दैट हमको सीखना है यहाँ पे गुणनखंडों का कुल योग या गुणनखंडों का योग। अगर सपोज दैट हमको निकालना है गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, अगर हमको गुणनखंडों का योग निकालना है तब क्या करेंगे। तो सपोज दैट हम मान लेते हैं, माना कि जो संख्या है वो संख्या हमारी n है, और जब संख्या n है तो हमारा काम होता है इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो हम लोग n इक्वल टू, सपोज दैट इनके जो गुणनखंड आएंगे वो a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r, और ऐसे ही आता रहेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे गुणनखंडों का योग। अब यहाँ फार्मूला बन रहा है आपका गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग इक्वल टू। तो दोस्तों हमको करना क्या है, यहाँ पे एक बात ये सीखनी है, जैसे a की पावर p है तो हम यहाँ पर a की पावर 0 से लेना शुरू करेंगे, a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही a की पावर p तक जाएंगे, जहाँ तक p कोई एक नंबर होगा वहाँ तक जाएंगे, इन सबको प्लस करेंगे। और इनटू में ऐसे हम b के साथ करेंगे,
बी की पावर 0 प्लस बी की पावर 1 प्लस बी की पावर 2 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे हम जाएंगे बी की पावर क्यू तक और इनटू, ऐसे ही दोस्तों हम लोग जाएंगे लास्ट टर्म तक। इनटू के बाद सी की पावर 0 प्लस सी की पावर 1 प्लस सी की पावर 2 प्लस डैश 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 सी की पावर आर, यहाँ तक दोस्तों हम जाएंगे और इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। यानी ये हमारा पूरा का पूरा फार्मूला बन के आया, ये हमारा फार्मूला बन के आ गया। तो दोस्तों हम आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जांपल पर अप्लाई करते हैं। जैसे सपोज़ दैट मैंने बोला, एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा एक नंबर है मेरे पास 2800। सपोज़ दैट मैंने नंबर लिया 2800, ये नंबर लिया और इसके के गुणनखंडों का योग बताओ। गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ये जो नंबर होता है इसके फैक्टर करते हैं। तो 2800 के हम लोग फैक्टर करेंगे। जब फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा तो 1400 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 700 आएगा, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 से डिवाइड करेंगे 350 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 1 बचा 10, 2 5 जा 10, इतना आ गया। अब ये दोस्तों 5 से डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, अगेन 5 से डिवाइड होगा तो ये 5 7 जा 35 और अगेन ये 7 से डिवाइड होगा तो 7 1 जा 7, ये आ गया। तो इस बेस पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे 2800 के पहले फैक्टर आए हैं, सॉल्यूशन जो हमारे फैक्टर आए हैं 2800 के, इसको दोस्तों हम लिख कैसे सकते हैं। तो हम पहले इसको लिखेंगे फैक्टर के फॉर्म में। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 2 की पावर हो गई 4 इंटू 5 हमारा कितनी 2 टाइम्स है तो 5 की पावर हो गई 2 इंटू 7 हमारा 1 टाइम है तो 7 की पावर 1। ये हमारे आ गए अभाज्य गुणनखंड। अब हम कुल गुणनखंडों का योग अगर निकालें, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग अगर हम ये निकालेंगे तो हमारा फार्मूला क्या कह रहा था, फार्मूला कह रहा था कि जितनी भी यहाँ पर पावर होगी a की पावर p, तो यानी a को 0 से लेके p तक जाना है। ऐसे 2 की पावर 4 है तो हम इसको जाएंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ऐसे 4 तक गए इनटू, अब आगे ये है ऐसे ही था b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 डैश डैश b की पावर q तक, तो ऐसे ही 5 की पावर 2 है, इट मीन्स ये जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, 2 था 2 ही तक हम आ गए इनटू, अब 7 की पावर 1 है, इट मीन्स इसको लिखेंगे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 और इसी को दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना मिल रहा है ये चेक करते हैं। हमको पता है 2 की पावर वाले अगर सारे टर्म्स हम ऐड कर लें, ये सारे ऐड करें तो ये तो 1 होगा, 2 1 3 हो गया, 3 4 7 हो गया, 7 8 15 हो गया, 15 16 31 हो गया, ये 31 इंटू, ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 30 और 1 ये 31 हो गया और इंटू में ये 7 की पावर 0 1 होता है प्लस 7 की पावर 1 7 होता है तो 7 1 8 हो गया, तो ये आया 31 इंटू 31 इंटू 8। अब हम 31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 31 का स्क्वायर मतलब ये होता है 961 और इसको मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हमको फाइनली आंसर मिल जाएगा ये 8 1 जा 8, 8 6 जा 48 का 8 कैरी आया 4, 9 8 जा 72 और 4 76, तो ये दोस्तों आ गया। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ भी समझ गए होंगे गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, तो ऐसे ही गुणनखंडों का योग निकाला जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ प्रैक्टिस के साथ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए आप इसको देखें और प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।